जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला, मतलब कितना डोनेशन मिला। इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिला है, लेकिन ये भी समझेंगे कि कौन से सेक्शन के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलते हैं और जो भी डोनेट करता है पैसा उसे भी क्या एग्जम्पशन मिलते हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार लेकर आई थी तो उससे कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR उन्होंने रिवील किया है बीजेपी और कांग्रेस की अर्निंग्स थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब जो भी एनालिसिस ऑफ पार्टीज टैक्स रिटर्न्स एंड कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट सबमिट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसके तहत ये इन्फॉर्मेशन पाई गई है। और इसमें जो बाकी के पार्टीज़ है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया है वो रिवील करने से भी मना कर दिया था। मतलब जो CPM है उन्होंने जो पिटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में, तो उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया है वो डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है भारत में वो गवर्न की जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। अब इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन अगर वो खुद को पॉलिटिकल पार्टी बताती है या घोषित करती है तो इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है और उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है सेक्शन 29A के तहत एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो अलाउ करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो ले सकते हैं कॉरपोरेट की तरफ से, कोई भी इंडिविजुअल की तरफ से, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से नहीं हो सकता है। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हें बार्ड किया जाता है किसी भी कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी को लेने से। मतलब अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर कोई बिजनेस खोलती है तो वो नहीं कर सकती है, कमर्शियल नेचर नहीं हो सकता है, इसीलिए जो प्रॉफिट है वो अर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं रहेगा। उनका इनकम सोर्स क्या होता है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जो डोनेशन है, जो चंदा है, वो ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर डिपॉजिट्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ इनकम तो देते ही है। अब यहाँ पर सेक्शन 13A जो है वो 100% एग्जम्पशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी जो इनकम आती है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से या फिर कोई दूसरे सोर्सेज से या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, मतलब इस तरीके की जो भी इनकम आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्हें एग्जम्पशन मिलता है, इनकम टैक्स में नहीं देना पड़ता है। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी इनकम फर्निश करने की ज़रूरत है, मतलब जो भी रिटर्न्स आया इनकम टैक्स रिटर्न वो फर्निश करने की ज़रूरत है? तो जी हाँ, उन्हें बताना पड़ता है। अगर हम सेक्शन 13A देखते हैं तो उसके तहत उन्हें बताना पड़ता है कि उन्हें कितना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया है, जो भी चीज़ें आई है वो सब बताना पड़ता है। और कुछ कंडीशंस दी हुई है, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है पॉलिटिकल पार्टीज तो उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता है। अब के डोनर जो होते हैं उन्हें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। तो अगर हम सेक्शन 80GGB देखते हैं तो उसके तहत जो डोनर्स होते हैं उन्हें भी टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा ले रही है उन्हें भी फ़ायदा मिलता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पैसा दे रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ADR, इन्होंने जो डिस्क्लोज की है इनकम, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये एक नॉन पार्टीजन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए काम करती है। मतलब उनका है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो सस्टेन रह सके। मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में, जिससे कि जो पैसे का इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो जो करप्शन है, क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिकल प्रोसेस में, उसे कम किया जाए। जो इलेक्टोरेट है उन्हें एम्पावर किया जाए ग्रेटर डिसमिनेशन से, इंफॉर्मेशन से, मतलब जो कैंडिडेट होते हैं, पार्टीज होती है, ताकि एक प्रॉपर जो चॉइस है वो कर सके। और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए भी ये काम करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। और इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है उसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, पार्टी फंक्शनिंग के लिए भी ये काम करते हैं। अब इनर पार्टी डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनेगा, ठीक है। अब बीजेपी जो है अगर वो चुनकर आ जाती है, अब इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होगा कि जितने भी बीजेपी के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो चुनकर आए हैं, उनकी सहमति के साथ उनका लीडर आना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री बनेगा। या फिर अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनकी सहमति के साथ प्रधानमंत्री जो है वो बनना चाहिए, तो उसे कहते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी।
अब यहाँ पर जो नेशनल पार्टीज़ ने उनकी जो इनकम है वो डिक्लेयर की है 17-18 की, तो वो इस तरीके से आती है। नॉन सोर्सेज से जो बीजेपी है उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है 484 करोड़ रुपीज़। और अगर हम इलेक्ट्रल बॉन्ड से देखते हैं, ये अननोन सोर्सेस है ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड मतलब क्या होता है, किसने डोनेट किया है वो पता नहीं होता है। ये तो पता है किसने डोनेट किया है, ये नोन सोर्सेस है। अननोन सोर्सेस अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड उसमें आता है जिसमें 200 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। और अदर अगर हम दूसरी चीज़ें देखते हैं जो अननोन सोर्सेस से आए हैं वो है 353 करोड़ रुपीज़। इस तरीके से अगर हम टोटल देखते हैं तो बीजेपी को चंदा डोनेशन मिलता है 1027 करोड़ रुपीज़। और फिर उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है जो नॉन सोर्सेज से मिलता है 79 करोड़ रुपीज़, इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिलते हैं 15 करोड़ रुपीज़, अदर सोर्सेज से मिलते हैं 105 करोड़ रुपीज़ और टोटल निकलते हैं 199 करोड़ रुपीज़। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से कम है, अदर सोर्सेज जो अननोन सोर्सेज है वहाँ से ज़्यादा है। तो इतनी जो यहाँ पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं कि ये अदर सोर्सेज जो अननोन सोर्सेज है वो क्या है। और अगर ये सब से भी पैसा आ रहा है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ। और वही अगर हम बीएसपी देखते हैं तो 41 करोड़ रुपीज़, एनसीपी देखते हैं 3 करोड़ रुपीज़, तृणमूल देखते हैं 5 करोड़, सीपीआई देखते हैं 1 करोड़। और इनके जो टोटल है वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का बेसिक मतलब क्या था कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो पार्टीज़ होती है उन्हें चंदा मिलता है, डोनेशन मिलता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। लेकिन अगर टोटल बीजेपी का ही हम देखते हैं 1027 करोड़, उसमें से सिर्फ 200 करोड़ जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आ रहा है। बाकी जितना भी पैसा है वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं। तो इससे भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो पूरी तरीके से अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी सचमुच ला रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हो रही है। क्योंकि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड से कम आ रहे हैं और जो अदर अननोन सोर्सेस है वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन तो खड़े होने ही वाले हैं। सेम कांग्रेस के लिए भी वही होता है कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड से कम आ रहे हैं, अदर सोर्सेज जो अननोन सोर्सेस है वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्वेश्चन तो खड़े होने ही है। तो इस पर से एक ही सवाल निकलता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में आना चाहिए। उनकी जो भी हरकतें हैं, सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही नहीं, जितनी भी हरकतें हैं सब कुछ क्या जनता को पता रहना नहीं चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें देखकर क्या लगता है, क्या कि सारी पार्टीज़ को अकाउंटेबल बनाने के लिए क्या एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपनी जितनी भी इनकम है वो डिस्क्लोज कर दें, और जो आप हम जैसे आम लोग हैं उन्हें भी कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला है वो पता चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।